Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है। ये स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग हो चुकी है जिस वजह से बहुतों को समझ में ही नहीं आ रही, तो इसे मैं आज क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली ये एक ही पर्सन के लाइफ के 3 अलग अलग पार्ट पर बेस्ड स्टोरी है। वो पर्सन है विंग। विंग की लाइफ के 3 अलग अलग पार्ट इस स्टोरी में बताए गए हैं। फर्स्ट पार्ट, वो जियांग्स का अडॉप्टेड सन था और जियांग्स के नौकर का बेटा था जिसे जियांग फेंगमियान और मैडम यू ने अडॉप्ट कर लिया था। यानली और जियांग चैंग उसके सिबलिंग्स थे। यानली की शादी थी जो जिन्स के सेकेंड सन के साथ जिन जुशन के साथ होने वाली थी, बट शादी के दिन जिन्स का बड़ा बेटा मेंग्याओ ने यानली के साथ मिसबिहेव किया। क्यों, क्या, कैसे पता नहीं, पर मेंग्याओ का खून हो गया जिसमें विंग पहले तो प्राइमरी सस्पेक्ट था, पर बाद में विंग ने खुद ही ये कन्फेस कर दिया कि उसी ने मेंग्याओ का खून किया है क्योंकि मेंग्याओ उसे बुली कर रहा था। सो बाद में वो मेन कल्प्रिट बन गया और उसे 8 साल की सज़ा हो गई। तब वो 14 साल का था, जिस वजह से अंडर एज होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। वहाँ उसने अपने लाइफ के 4 साल बिताए क्योंकि वो 18 का कंप्लीट होने के बाद उसे जेल में शिफ्ट करने वाले थे। जुवेनाइल होम में जो छोटे बच्चे थे वो विंग को बहुत बुली किया करते थे और उसी में उसने बहुत कुछ सहा भी था। बचपन में ही मॉम डैड की मौत विंग ने अपने आँखों के सामने ही देखी थी। भले ही जियांग फैमिली उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर आज इस मुश्किल वक्त में भी जियांग फैमिली उसके साथ नहीं थी, जिस वजह से वो छोटा बच्चा बहुत टूट चुका था, डर चुका था। ये सेकेंड फेज थी विंग की लाइफ की। अब थर्ड, विंग जेल से बाहर आ गया। उसने जेल में भी बहुत कुछ सहा था। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी मिला था जेल में। ऑब्वियसली जेल और जुवेनाइल होम कुछ अच्छी जगह तो होती नहीं है, उसमें होते तो क्रिमिनल ही हैं और बहुत कम क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो जेल में आने के बाद सुधरते हैं। बाकी सब तो वैसे भी कुछ अच्छे लोग नहीं होते और जो रेगुलर क्रिमिनल होते हैं, मतलब जो जेल के हमेशा के रेगुलर ग्राहक होते हैं, जो हमेशा जेल में ही रहते हैं, जेल के दामाद बन जाते हैं, ऐसे लोग वहाँ के नॉर्मल लोगों को बुली करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने विंग को भी बहुत बुली किया था, जिस वजह से विंग उन पत्थर की दीवारियों में बहुत कुछ सीख चुका था। अपनी लाइफ की सबसे वर्स्ट उसने एक्सपीरियंस वही किया था, ऐसा उसे लगता था। बाद में जेल से बाहर आने के बाद जियांग्स ने तो ऐसे भी उससे सारा नाता तोड़ ही दिया था, तो वो अकेला ही रहता था। बाद में उसकी लाइफ में वांगजी आया। वांगजी ने विंग को अपने प्यार के जाल में फंसाया। विंग को तब प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो अभी सिर्फ 21 साल का था। उसकी सज़ा 1 साल कम हो चुकी थी, मतलब जो सज़ा उसे 8 साल मिलने वाली थी वो 7 साल हो चुकी थी। क्योंकि विंग का बर्ताव जेल में अच्छा था, सो उसे 1 साल की सज़ा कम हुई थी, जिस वजह से वो अपने उम्र के 21 साल में ही जेल से बाहर आ गया। और तब वो अपनी लाइफ के बहुत नाजुक वक्त से गुज़र रहा था। उसे मेंटली, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया था। अब्यूज़ मतलब उसका रेप वगैरह नहीं, पर फिर भी मारना और नॉर्मली फिज़िकली टॉर्चर, ये सब उसने जेल में सहा था। सो उसे इमोशनल, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो उसे वांगजी से मिला। वांगजी ने उसे प्यार दिया, कंसर्न की, केयर मिला उसे वांगजी से। वांगजी ने उसे सपनों की एक दुनिया में पहुंचा दिया, जहां वांगजी ने विंग को एक ऐसी लाइफ दिखाई जिसमें विंग और वांगजी बहुत खुश थे। और अभी विंग की जो मेंटल स्टेट थी, उसे सिर्फ खुशी, प्यार, यही सब चाहिए था। सो वो वांगजी से पागलों की तरह प्यार करने लगा और
लगातार 4 महीनों तक वांगजी ने विंग के पीछे पड़कर उसे एक अलग ही लाइफ का व्यू दिखाया। पर 4 महीनों बाद वांगजी ने विंग से शादी की। उन्होंने शादी सिर्फ प्रीस्ट के सामने की थी, जिस वजह से उस शादी का कोई भी लीगल रिकॉर्ड नहीं था। मतलब लीगली उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। उन्होंने सिर्फ प्रीस्ट के सामने ही वोव्स लिए थे और एक दूसरे को एज हस्बैंड्स एक्सेप्ट किया था। इसका लीगल रिकॉर्ड नहीं था। सो वांगजी ने और विंग ने शादी कर ली। बाद में विंग को पता चला, पहली ही दिन, शादी के पहले ही दिन विंग को ये पता चल गया कि वांगजी ने सिर्फ उसे धोखा दिया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ सिर्फ रिवेंज के लिए शादी की है। विंग वांगजी के बारे में कुछ चीज़ें तो जान चुका था, जिस वजह से वांगजी के ऐसे बनने के पीछे विंग का हाथ है, ये विंग 100% जान चुका था। मतलब विंग ये जान चुका था कि वांगजी पहले अच्छा था, पर विंग के एक गलत मूव की वजह से ना सिर्फ कुछ बाकियों की, पर वांगजी की लाइफ में भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। उसकी भी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। सो विंग ने वांगजी की हर पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया। वो वांगजी के पास रहने लगा और उसकी हर सज़ा को, हर टॉर्चर को, हर अब्यूज़मेंट को सहने लगा, क्योंकि विंग की नज़र में वांगजी गलत था ही नहीं। गलत अगर कोई था तो वो विंग थे, उसके हालात थे। भले ही विंग ने मेंग्याओ का मर्डर किसी भी वजह से किया हो, पर उस मर्डर की वजह से बहुत सारी लाइफ्स पर इफ़ेक्ट हुआ था। पर वांगजी को ये समझ में नहीं आया था। वांगजी को ऐसा लगता था कि अगर विंग ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा सिर्फ अकेले वांगजी ने ही सही है, पर ऐसा रियल में नहीं था। विंग ने तो वांगजी से कई ज़्यादा सज़ा भुगती है। वो जेल गया। अपनी लाइफ की बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ सहा, जिसे वो शायद डिज़र्व भी नहीं करता था। किसी ने भी उससे उसकी सफाई पूछी ही नहीं थी। सब ने देखा और उसके खिलाफ गवाही दे दी कि इसी ने मेंग्याओ का खून किया है, और उसने भी ये माना। पर किसी एक पर्सन ने भी ये नहीं पूछा कि उसने मेंग्याओ का खून किया क्यों। इस सवाल का जवाब आज तक विंग से किसी ने भी नहीं पूछा था, किसी ने भी नहीं। और विंग ने भी ये सवाल का जवाब किसी को दिया नहीं था, क्योंकि बाकियों ने ये सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सब जानते थे कि मेंग्याओ और विंग की बनती नहीं है। मेंग्याओ विंग को पहले से ही पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट मेंग्याओ बहुत बड़ा था और विंग बहुत छोटा, फिर भी वो हमेशा मेंग्याओ को से नफरत ही करता आया था। उसने मेंग्याओ को बहुत बार मारा भी था अपने छोटे छोटे हाथों से, पर वो बच्चा था, इसीलिए कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। पर जब मेंग्याओ का खून हुआ तो सब ने उसे विंग की नफरत ही समझ ली। किसी ने भी रीज़न पूछा ही नहीं। सो विंग ही मेन कल्प्रिट बन गया, उसे ही सज़ा हो गई। और बाद में जियांग्स फैमिली ने भी उसे पूरी तरह से अपने फैमिली से निकाल दिया। विंग हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार समझता था। उसने वांगजी के हर टॉर्चर का जवाब देना भी छोड़ दिया था। इनफैक्ट वो देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर एक अच्छा खासा इंसान जानवर बना है तो वो सिर्फ उसकी वजह से। इसलिए वो वांगजी का हर टॉर्चर चुपचाप बर्दाश्त करता था। इनफैक्ट उसने अपने इमोशंस को भी दबा दिया था। उसने वांगजी के लिए जो अपने दिल में प्यार था उसे भी दबा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि वांगजी उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। एक खूनी के साथ कोई प्यार कैसे कर सकता है। विंग ने वांगजी को अपनी सच्चाई बहुत पहले ही बता दी थी। मतलब जब विंग और वांगजी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वांगजी ने विंग को प्रपोज किया था, तभी विंग ने सच्चाई बता दी थी कि वो एक क्रिमिनल है, जेल जाके आया है और एक मर्डर चार्ज के इल्ज़ाम में वो फंस गया था।
वांगजी ने तब उसे एक्सेप्ट कर लिया था। विंग को तब लगा कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि एक पर्सन उसे मिला है जो उससे प्यार करता है और उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी उसे गलत नहीं समझ रहा। पर ऐसा नहीं हुआ। वांगजी ने तो उल्टा उससे रिवेंज लेना स्टार्ट कर दिया और ये विंग की सबसे बड़ी गलती थी। वांगजी पर ट्रस्ट करना विंग की सबसे बड़ी गलती थी। उससे पागलों की तरह प्यार करना उसकी गलती थी और उस गलती का भी एक रीज़न है कि विंग कुछ और नहीं कहता। कितना भी हो, कुछ भी कर लो, पर प्यार तो प्यार होता है और वांगजी विंग का फर्स्ट लव था। वांगजी को विंग कभी भी दुख दे ही नहीं सकता था, क्योंकि वांगजी वो इकलौता पर्सन था जिसके साथ विंग ने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पल बिताए थे। भले ही वो झूठे थे, पर वो पल विंग के लिए बहुत प्रेशियस थे। अब तो विंग उन पलों में ही जीना सीख चुका था। वांगजी उसे कितना भी टॉर्चर कर ले, पर विंग उन पलों को याद करके अक्सर हल्के से मुस्कुरा दिया करता था। भले ही वो मुस्कान वांगजी के लिए नहीं थी, पर वांगजी की वजह से थी। ये बात सच थी। विंग ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया था, जिस वजह से वो अब कुछ भी देखने के और कुछ भी करने के लायक ही नहीं बचा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने अपने आप को टुकड़ों में टूटते हुए भी देखा था और उन टुकड़ों को बिखरते हुए भी देखा था। अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई इमोशन, ना कोई फीलिंग, ना कोई लव, ना कोई केयर, ना कोई कंसर्न। उसने तो अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। उसने सोच लिया था कि यही उसकी लाइफ है। वांगजी जो उसे टॉर्चर करता है वो विंग डिज़र्व करता है, इसीलिए विंग वो टॉर्चर हर वक्त सहता था और वांगजी के लिए विंग को टॉर्चर करना एक फन बन चुका था। पर यह बात विंग जानता था कि वांगजी भी उसे टॉर्चर करके खुश नहीं है। भले ही वांगजी विंग को बाहर से कितना भी दिखा ले कि वो विंग से नफरत करता है, पर विंग ये जानता था कि वांगजी भी उससे प्यार करने लगा है। पर वांगजी की नफरत उसके प्यार पर हावी हो चुकी है, जिस वजह से वो चाहकर भी विंग को कभी प्यार दे ही नहीं सकता। उसने विंग को कैद तो करके रखा है, पर वो खुद भी इन सब चीज़ों में कैद हो चुका है, जिस वजह से विंग भी वांगजी को कुछ नहीं कहता था और वो चुपचाप वो सब कुछ सहता था जो वांगजी करता था। इनफैक्ट विंग को खुद के लिए बुरा कभी लगा ही नहीं, उसे तो वांगजी को देखकर बुरा लगता था, क्योंकि विंग वांगजी के सामने तड़पता था। पर वांगजी भी तो विंग के सामने तड़पता था। वो भले ही रोता ना हो, पर रोता तो विंग भी नहीं था ना। वो भले ही कुछ बोलता नहीं था, पर बोलता तो विंग भी नहीं था ना। उन दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हो चुकी थी। वो दोनों शांति से एक दूसरे को दर्द को समझ सकते थे, फिर भी एक दूसरे के दर्द का रीज़न बन के एक दूसरे को दर्द देते थे। विंग जानता था कि वांगजी भी बहुत हर्ट हो चुका है और उसका ये फ़र्ज़ है कि अगर विंग कुछ भी कर ले तो वांगजी का दर्द कम करना ये उसका फ़र्ज़ है, और विंग ये करता था। विंग चुपचाप वांगजी का टॉर्चर सहता था ताकि उसका गुस्सा कम हो सके, और ऐसा होता भी था। कई बार विंग को हर्ट करके वांगजी हल्का सा शांत भी हो जाता था, बट विंग भी ये जानता था कि जब भी वांगजी विंग को हर्ट करता है वो खुद भी उतना ही हर्ट होता है। अगर वांगजी ने विंग को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो विंग ने भी तो कुछ ऐसा किया है ना, जिस वजह से वांगजी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से वो दोनों भी अपने हालातों के चलते सब कुछ एक दूसरे से बिना कुछ कहे सह रहे थे। बहुत बदल चुकी थी लाइफ। अब विंग की लाइफ में दर्द था, दुख था, फिर भी एक सुकून था, क्योंकि वांगजी उसके पास था। भले ही टॉर्चर, पेन कुछ भी हो, पर उसका प्यार उसके पास तो था। एटलीस्ट विंग एक ही बात से खुश था कि
वांगजी का गुस्सा अगर उस पर उतरता भी है तो उसके बाद वांगजी एटलीस्ट थोड़ा ही रिलैक्स फील तो करता होगा ना। यही सब सोचकर विंग जी रहा था, अपने प्यार के लिए वो जी रहा था, क्योंकि वो मरने की गलती नहीं कर सकता था। अगर वो मर गया तो वांगजी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि विंग इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से वांगजी भी जी रहा है। ये विंग बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने मौत का ख्याल कभी अपने दिल में लाया ही नहीं, पर फिर भी वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो इन सब चीज़ों से एक पल के लिए तो भी बाहर निकल पाए। वो चाहता था कि बस एक दिन ऐसा आए, एक पल वो अपनी लाइफ में ऐसा आए कि बस वो सोए और कभी उठे ही ना। बाद में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद तो मरने की गलती नहीं कर सकता, तो वो बस अपने मौत के पास आने का इंतज़ार करता था। यही विंग की लाइफ थी। अब वांगजी की तरफ दिखाया जाता है। वांगजी अपने ऑफिस में बैठा था। वो कुछ मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था, कुछ फाइल्स रीड कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वांगजी उस कॉल को पिक करता है और हड़बड़ी में सब छोड़कर ऑफिस से निकल जाता है। वांगजी बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था और वो थोड़ा परेशान था। वो थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो एक हॉस्पिटल था। वांगजी तेज़ी से अंदर की तरफ जाता है और तुरंत डॉक्टर के कैबिन को बिना नॉक किए ही ओपन कर देता है। डॉक्टर भी वांगजी को देखते हैं और जस्ट उसे अंदर आकर बैठने का इशारा करते हैं। वांगजी हड़बड़ी में अंदर आता है और डॉक्टर के सामने बैठ जाता है। डॉक्टर वांगजी की तरफ एक फ़ाइल कर देते हैं। वांगजी उस फाइल को पकड़ता है और उसे पढ़ने लगता है। वांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और वो डॉक्टर की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। डॉक्टर के चेहरे पर भी स्माइल थी और वो कहते हैं, यस मिस्टर लान, वो सही हो रहे हैं। उनकी मेंटल कंडीशन भी बहुत सी सही हो चुकी है। डिप्रेशन भी उनका बहुत कम हो चुका है। अब वो लोगों के साथ भी घुलने मिलने लगे हैं। भले ही उनका बिहेवियर अभी भी पहले जैसा नहीं है, पर फिर भी वो अब अग्रेसिव बिहेवियर भी नहीं करते। वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। वांगजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो पूछता है, मैं उन्हें घर कब ले जा सकता हूँ? तब डॉक्टर हल्का सा सैड हो जाते हैं, फिर भी अपनी स्माइल को बरकरार रखते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप पिछले 7 सालों से हमेशा आने के बाद मुझसे यही सवाल पूछते हैं, पर फिर भी आज मेरे पास इस सवाल का एक स्ट्रॉन्ग और कंफर्म आंसर है। आप उन्हें कम से कम और 2 मंथ्स के बाद घर पे ले जा सकते हैं। वो अभी और 2 मंथ्स अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और अगर ऐसे ही वो प्रोग्रेस करते रहे तो बहुत जल्द उन्हें घर भी छोड़ दिया जाएगा। पर इन सब प्रोसेस में कम से कम 2 मंथ्स का टाइम लगेगा ही और उनकी फ़िज़िकल कंडीशन बिल्कुल सही हो चुकी है। सो अब उनकी मेंटल कंडीशन की ही प्रॉब्लम है और वो भी बहुत सी सही हो ही चुकी है, पर फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वांगजी तुरंत अपनी चेयर से खड़ा होता है और डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मतलब अब ठीक हो जाएंगे ना वो? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो डॉक्टर वांगजी की तरफ देखते हैं और जस्ट हल्के से नोट करते हैं। वांगजी डॉक्टर को थैंक्स कहता है और तुरंत उस रूम से बाहर आ जाता है और एक रूम की तरफ जाने लगता है। आज उस रूम की तरफ जाते हुए वांगजी के चेहरे पर स्माइल थी। हमेशा वो उस रूम की तरफ जाता था और उसके आंखों में आंसू ही होते थे, पर ये फर्स्ट टाइम था कि उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो उस
रूम की तरफ जाता है और बाहर से ही जो विंड डोर पर छोटा सा होल था उसमें से अंदर की कंडीशन देखता है। एक पर्सन जो बेड पर शांति से लेटा हुआ था। वांग जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो उस डोर के ग्लास पर ही हाथ रखता है और कहता है, फाइनली आप ठीक हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द हम दोनों घर जाएंगे और साथ रहेंगे। मैं आपकी बहुत केयर करूँगा और आपसे बहुत प्यार करूँगा। फिर से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कभी हर्ट नहीं होने दूँगा, आई प्रॉमिस यू। इतना बोलकर उसके आँखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिर जाती है। वो थोड़ी देर वैसे ही उस पर्सन को देखता रहता है और बाद में बाहर आ जाता है। उसके चेहरे पर आज स्माइल थी और वो स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो बहुत खुश था। फाइनली उसने 7 साल इस दिन का इंतज़ार किया था, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार किया था और आज वो सब कुछ ठीक हो भी रहा था। वो अपनी कार में बैठता है और फिर से ड्राइव करने लगता है। वो वही सब सोच रहा था, पर आज फिर भी उसके चेहरे पर वो सब याद करके भी गुस्सा ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा था। भले ही उसका चेहरा उदास हो चुका था, पर फिर भी उसके चेहरे की स्माइल भी फीकी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा था। वो पर्सन जो वांग जी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो फाइनली ठीक होने लगा था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वांग जी घर चला जाता है, मतलब उसी मेंशन में। वांग जी के चेहरे पर अभी भी हल्की सी स्माइल थी। वो अंदर एंटर करता है और उसने ग्रोसरी की जो भी चीज़ें लाई हुई थी उसे मेंशन के मेन डोर को ओपन करके अंदर लेके जाता है और विंग को आवाज़ देकर उसे दे देता है। विंग ने सोचा नहीं था कि वांग जी इतनी जल्दी घर आ जाएगा, क्योंकि वांग जी का हर रोज़ का टाइम 10 o'clock या उससे बाद का ही होता था, पर फिर भी आज फर्स्ट टाइम था कि वांग जी जल्दी घर आ गया था। और विंग ने उसके फेस को नोटिस भी किया था। भले ही उसने उसकी आंखों में नहीं देखा था, पर फिर भी विंग ने उसके फेस पर वो स्माइल नोटिस कर ही ली थी। विंग के भी दिल में कहीं ना कहीं सुकून था उस स्माइल को देखकर। वो वैसे ही हेड डाउन करके वांग जी के हाथ से वो सारी ग्रोसरी की बैग्स ले लेता है और फिर से अपनी बॉल उठाकर किचन की तरफ चला जाता है। विंग वो सारी ग्रोसरीज को अनपैक करता है और अपनी अपनी जगह रखने जाता है। वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे FF सुने हैं, पढ़े हैं, और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट FF है जिसमें फर्स्ट चैप्टर जिसने भी सुना वो सब कह रहे हैं कि इसकी सैड एंडिंग करो। मतलब मैं पूरी तरह से शॉक हूँ। सब कह रहे हैं कि वांग जी को भी उसके गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए, पर मेरे ख्याल से थोड़ा रुको और चैप्टर्स को सुनो जो आने वाले हैं, उन्हें सुनो और फिर डिसाइड करना कि वांग जी विंग के साथ गलत कर रहा है या विंग ने जो वांग जी के साथ किया है वो उससे भी ज़्यादा गलत है। रीजंस पता चलने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि इसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए या सैड एंडिंग होनी चाहिए। वैसे डिसाइड तो मैंने भी यही किया था कि इसकी सैड एंडिंग हो, पर वांगशान फैमिली को सैड एंडिंग पसंद नहीं आती, जिस वजह से मैंने इसकी हैप्पी एंडिंग भी सोच के रखी थी। पर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ये बाद में देखेंगे। होपफुली यू ऑल आर एंजॉइंग दिस जर्नी। गुड बाय, टेक केयर, enjoy your beautiful life.